नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। चौथे दौर के चुनाव को अब 48 घंटे से भी कम रह गए हैं, लिहाजा चुनाव प्रचार का शोर अब थम गया है। हालांकि आखिरी घंटों का फायदा हर दल ने बखूबी उठाया। एनडीए की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 रैलियां की, तो वहीं महागठबंधन की ओर से लालू प्रसाद यादव ने भी पूरी ताकत झोंकी। आपको रूबरू कराएंगे आज केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से और जानेंगे कि आखिर बिहार चुनाव पर उनका क्या कहना है। इसके साथ साथ आपको दिखाएंगे चुनाव से जुड़ी कुछ और खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। चौथे दौर का प्रचार थमा, आखिरी दिन सभी ने झोंकी ताकत। प्रधानमंत्री ने की 2 रैलियां, तो लालू यादव की भी जनसभाएं। 1 नवंबर को मतदान। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बिहार में पूर्ण बहुमत से एनडीए की सरकार बनाने का दावा। कहा, महागठबंधन से नहीं कांटे की टक्कर। महागठबंधन और एनडीए के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज। दोनों ने चुनाव आयोग से की एक दूसरे की शिकायत। देश के पहले राष्ट्रपति के गांव को विकास का इंतजार। बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सीवान के जीरादेई का बड़ा चुनावी मुद्दा। पहले 3 चरणों के बाद अब चौथे चरण के लिए 1 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इस दौर में 7 जिलों की 55 सीटें हैं। आइए एक नजर डालते हैं इस चरण में सीटों, प्रत्याशियों और वोटरों की क्या स्थिति है और चुनाव आयोग ने क्या तैयारियां की। पहले 3 दौर का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो चुका है। अब सबकी नजरें चौथे दौर के चुनाव पर हैं। चौथे दौर में कुल 7 जिले हैं, जिनमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और सीवान शामिल हैं। इस दौर में 55 विधानसभा सीट हैं, जिनमें 7 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। चौथे दौर में पूर्वी चंपारण जिले में सबसे ज्यादा 12 सीटें हैं। मुजफ्फरपुर में 11, पश्चिमी चंपारण में 9, सीतामढ़ी और सीवान में 8-8, जबकि गोपालगंज में 6 और शिवहर में सबसे कम 1 विधानसभा सीट है। मतदाताओं की बात करें तो चौथे दौर में 1,47,39,39,120 लोगों को वोट डालने का अधिकार है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की तादाद 78,76,265 है, जबकि महिला मतदाता 68,62,426 हैं। इस चरण में 429 अन्य श्रेणी के वोटर हैं। इस दौर में कुल 776 प्रत्याशी हैं, जिनमें 265 निर्दलीय उम्मीदवार भी किस्मत आजमा रहे हैं। इस दौर में 57 महिला उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रही हैं। सबसे ज्यादा प्रत्याशी मुजफ्फरपुर जिले के कुरहनी सीट पर हैं, जबकि सबसे कम पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया सीट पर हैं। राजनीतिक स्थिति की बात करें तो इस दौर में सबसे ज्यादा 53 उम्मीदवार बीएसपी ने उतारे हैं। इसके बाद 42 सीटों पर बीजेपी लड़ रही है, जबकि आरजेडी 26 सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक रही है, तो जेडीयू और सीपीआई 21-21, सीपीएम और एनसीपी 9-9 सीटों पर उम्मीदवार उतार रही है, जबकि कांग्रेस के 8 उम्मीदवार हैं और एलजेपी और आरएलएसपी 5-5 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। चुनाव आयोग ने चौथे दौर के लिए खास इंतजाम किए हैं। कुल 14,139 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें 14,139 कंट्रोल यूनिट लगाई गई हैं, जबकि 18,289 मतदान इकाइयां तैनात की गई हैं। पोलिंग बूथों की सुरक्षा का पूरा जिम्मा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के पास है, जबकि राज्य पुलिस और होमगार्ड की जिम्मेदारी वोटिंग लाइनों की व्यवस्था और पेट्रोलिंग की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और चौथे दौर के लिए शुक्रवार शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम गया। इसके साथ ही घर घर जाकर वोट मांगने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। आखिरी वक्त तक हर दल के बड़े नेताओं ने प्रचार में एड़ी चोटी का जोर लगाए रखा। सात जिलों की 55 सीटों के लिए चौथे दौर का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। शुक्रवार शाम 5 बजे प्रचार थमने के बाद घर घर वोट मांगने का सिलसिला शुरू हो गया। आखिरी दिन एनडीए की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने पश्चिमी चंपारण के बेतिया, पूर्वी चंपारण के मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और सीवान में चुनावी सभाएं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनवाईं
तो वहीं महागठबंधन के नेताओं को आड़े हाथों लिया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी चुनावी मैदान में ताल ठोकते दिखे। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, बीजेपी सांसद हेमा मालिनी के साथ साथ बिहार के कई स्थानीय नेता वोट मांगने उतरे। महागठबंधन की ओर से कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला। उन्होंने चौथे दौर के लिए कई रैलियां की। राहुल गांधी के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की योजनाएं रहीं। उन्होंने बीजेपी पर झूठे वादे करने का आरोप लगाया और महागठबंधन की जीत का दावा किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रैलियों की रीले करते दिखे। पिछले कई दिनों में उन्होंने तकरीबन चौथे दौर की हर विधानसभा सीट पर जनसभा की है। महागठबंधन के तीसरे साथी आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव भी चौथे दौर के प्रचार में जुटे रहे। वो अपने पुराने अंदाज में जनता से मुखातिब हुए। अब इस इलाके की जनता को इंतजार है 1 नवंबर का, जब चौथे दौर के लिए वोट डाले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार चुनाव में महागठबंधन और एनडीए नेता एक दूसरे की शिकायत लेकर चुनाव आयोग पहुंच गए हैं। महागठबंधन ने बीजेपी अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। वहीं एनडीए ने महागठबंधन के नेताओं पर चुनाव को सांप्रदायिक रंग देने का इल्जाम लगाया है। बिहार में अब तक चली जुबानी जंग अब चुनाव आयोग तक पहुंच गई है। महागठबंधन के नेता शुक्रवार को चुनाव आयोग से मिले। उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिकायत की। महागठबंधन का आरोप है कि चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री अपनी जाति बताकर लोगों से वोट मांग रहे हैं। वहीं अमित शाह के बयानों को सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला करार दिया गया। जो चुनाव की बाकी प्रक्रिया है वो शांतिपूर्वक तरीके से चल सके। अमित शाह की उपस्थिति वहां पर टेंशन क्रिएट कर रही है, इसलिए अमित शाह पर प्राथमिकी दर्ज हो, प्रधानमंत्री पर दर्ज हो, जिन्होंने इस तरह की इन्फ्लेमेटरी जो दिए हैं वहां पे विज्ञापन। निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र चुनाव करवाने में जिस प्रकार से बाधाएं पैदा की जा रही हैं और संपूर्ण कार्रवाई चुनाव आयोग द्वारा नहीं की जा रही, उसके बारे में खेद प्रकट चुनाव आयोग को इस डेलीगेशन ने किया। उधर मुख्तार अब्बास नकवी की अगुवाई में बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बीजेपी ने महागठबंधन नेताओं की ओर से प्रधानमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष के खिलाफ अशोभनीय भाषा के इस्तेमाल के साथ सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह के लिए नरभक्षी विक्षिप्त हो गया है जैसे घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया। कुछ दिनों पहले, अभी 2 ही 3 दिन पहले, लालू प्रसाद जी यादव जी के परिवार के लोगों द्वारा प्रधानमंत्री जी को गली का गुंडा शब्द कहना। दोनों खेमों के नेताओं ने आयोग को शिकायत को पुख्ता करने के लिए कुछ दस्तावेज भी सौंपे हैं। चुनाव आयोग शिकायतों पर गौर कर जल्द ही फैसला सुना सकता है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और इस वक्त हमारे साथ पटना से राजनीतिक जानकार नवल किशोर चौधरी जी जुड़ चुके हैं। उनका रुख करते हैं। नवल किशोर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे मैं ये समझना चाहूँगा कि इस वक्त क्योंकि बात अब चुनाव आयोग की दहलीज तक पहुँच गई है, एक दूसरे पर आरोप लग रहे हैं कि हमको नीचा दिखाने के लिए फलां शब्द का प्रयोग किया गया, हमको नीचा दिखाने के लिए फलां बयान दिया गया। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस तरह के बयानात, इस तरह के मसले उठाना बिहार में ये किस तरह के पॉलिटिक्स की ओर संकेत करता है? क्या वाकई में ज़रूरी हैं ये शब्द, ये बयानात बिहार जैसे रणक्षेत्र में चुनावी समर में? मैं आपकी भावना से सहमत हूं। जिस तरह की भाषा का प्रयोग दोनों खेमाओं के द्वारा होता रहा है, जो शब्द दोनों खेमे के बड़े नेता प्रयोग करते रहे हैं, उससे जनतांत्रिक मूल्यों का ही हनन नहीं हुआ है, बिहार की भी प्रतिष्ठा गिरी है। इस कार्य में
किसका क्या योगदान है यह तय करना अभी संभव नहीं लगता। इसके अलावे कि दोनों ने इस स्तर को गिराया है, जनतंत्र को कमजोर किया है, जनतांत्रिक मूल्यों को कमजोर किया है और राजनीति के स्तर को घटाया है। दोनों में से किसी खेमा को यह नैतिक अधिकार नहीं है कि दूसरे पर आरोप लगाए कि उसने, दूसरे खेमे ने गलत भाषा का उपयोग किया, गलत शब्दों का प्रयोग किया या जाति या धर्म का दुरुपयोग किया। सर, अनेक उदाहरण हैं, दोनों तरफ से उदाहरण दिए जा सकते हैं। जी 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 बिल्कुल। स्वाभाविक रूप से इलेक्शन कमीशन के सामने जब वो जाते हैं, जी सर, मैं थोड़ा जनता, कमीशन को कोई फैसला लेना जो होगा। आम जनता है, अब उसके जानिब से थोड़ा सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज का तो ये एक तरह से ये एक काम करने का तरीका ही इसे कहा जा सकता है कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए वो राजनीति में सब कुछ जायज है वाली कहावत को चरितार्थ करते हैं। लेकिन आप समझ रखते हैं बिहार की जनता का मूड किस तरह का है, राजनीति में किस तरह की जनता की भागीदारी है? क्या ये बयान, क्या ये इस तरह के जो शब्दों का प्रयोग है, उसका जनता पर कोई असर पड़ता है या जनता अपने मुद्दे, अपने मसाइल खुद जानती है, समझदार है बिहार की जनता? क्या समझते हैं आप मौजूदा चुनाव के लिहाज से, बताइए। पहली बात, बिहार की जनता इस तरह की भाषा, इस तरह के शब्दों, शब्दावली को स्ट्रांगली डिसअप्रूव करती है। जो पार्टी या जो नेता इस तरह की भाषा प्रयोग कर रहे हैं उनको सिर्फ डिसअप्रूव नहीं करती, उनकी भर्त्सना करती है। यह दूसरी बात है कि उनको एक राजनीतिक फैसला लेना है और उनके पास चॉइस लिमिटेड है, वो जाएं तो जाएं कहां। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज या राजनीतिक नेता यह समझते हैं कि इस तरह की भाषा का प्रयोग कर जनता का मत उन्हें प्राप्त हो जाएगा तो गलतफहमी में है। बिहार की जनता बड़े मुद्दों के लिए संघर्ष करने के लिए जानी जाती है। मत भूलिए कि बिहार में जेपी आंदोलन हुआ था, जाति पात धर्म से ऊपर होकर लोगों ने फैसला किया था। बिल्कुल बड़े सवाल उठाते रहे लोग। आज भूमि सुधार का सवाल, शिक्षा का गिरते हुए स्तर का सवाल, स्वास्थ्य के गिरते हुए स्तर का सवाल, जहां पटना मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन के बिना मौत हुई, दरभंगा मेडिकल, ये सवाल उसके सामने है। बेरोजगारी का सवाल, बड़ी संख्या में पलायन होता है रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, ये सवाल लोगों के सामने है। गरीबी का सवाल, बेरोजगारी का सवाल, पलायन का सवाल, कुपोषण का सवाल, जैसा मैंने कहा कॉमन स्कूल सिस्टम यानी कि जनता के जहन में ये बात बिल्कुल साफ है कि उनके मुद्दे क्या हैं। ये बात अलग है कि राजनेता अपने अपने स्वार्थ के लिए, अपने अपने स्वार्थ के लिए, अपने अपने नफा नुकसान के लिए कई बार अन्य मुद्दों को हवा दे देते हैं। लेकिन आपका ये कहना है कि जनता के मन में उनके मुद्दे बिल्कुल साफ हैं और वो इन्हीं मुद्दों के बिना पर ही वोटिंग करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए और वक्त निकालने के लिए। चलिए हमें आगे बढ़ना होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन के प्रचार में दिन रात एक कर रहे हैं। आज भी उन्होंने 7 चुनावी सभाएं की। उन्होंने 5वें दौर के लिए मधुबनी, सुपौल और मधेपुरा में रैलियां की, जहां एक बार फिर उनके निशाने पर केंद्र सरकार और एनडीए का कुनबा रहा। बिहार में चुनाव के केवल 2 चरण बाकी हैं। ऐसे में हर दल जनता तक पहुंचने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। नीतीश कुमार महागठबंधन की ओर से जन जन तक पहुंचकर अपनी बात रख रहे हैं। शुक्रवार को नीतीश कुमार मधुबनी के बिस्फी, बेनीपट्टी, बाबूबढ़ी और लोकाहा में थे। उन्होंने सुपौल के निर्मली और त्रिवेणीगंज में भी रैलियों को संबोधित किया। यहां उन्होंने एनडीए की आलोचना की और नेताओं पर तंज कसे। जमीन फिसल गई है पहला, दूसरा, तीसरा चरण में, हवा निकल गई है, इसलिए और बौखलाहट में है। अब बौखलाहट में ही है तो क्या कीजिएगा। नीतीश दिन भर में 6 रैलियां करने के बाद आखिर में मधेपुरा पहुंचे। मधेपुरा के सिंहेश्वर में भी वो केंद्र की आलोचना करना नहीं भूले। उन्होंने लोगों को अपने कार्यकाल के कामकाज की भी याद दिलाई। इन तीनों जिलों में 5वें दौर में मतदान होना है। सभी चरणों के वोटों की गिनती 8 नवंबर को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 3 दौर का चुनाव खत्म हो चुका है और अब बारी चौथे दौर की है। हर दल जीत का दावा कर रहा है। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता शिशिर चौबे ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से बातचीत की। राजनाथ सिंह ने कहा कि बिहार में
एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। राजनाथ जी, मैं आपसे पहले जानना चाहूंगा कि क्या उम्मीद कर रहे हैं आप 3 चरण के मतदान देखने के बाद? 3 चरणों के जो मतदान हुए हैं उससे स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए को स्पष्ट बहुमत इस बिहार विधानसभा चुनाव में हासिल होने जा रहा है। जिन लोगों ने लंबे समय तक यहाँ सरकारें चलाई हैं, उन्हीं लोग, सारी राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर अपना एक महागठबंधन यहाँ पर तैयार कर रखा है। बिहार की जनता ये महसूस करती है कि लंबे समय तक इस बिहार में सरकार चलाने के बावजूद इन लोगों ने न तो बिहार की गरीबी की समस्या का समाधान किया, न बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया, बल्कि आज भी हमारा बिहार हिंदुस्तान के सर्वाधिक पिछड़े राज्यों की कतार में खड़ा है। लेकिन सर, आपने कहा अभी कि जो सरकारें रही अब तक बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा। ड्राइविंग सीट पे आप चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस समय बीजेपी में, ड्राइविंग सीट पे आप लोगों ने ही नीतीश कुमार को बैठाया जो 9 साल बिहार में चला है। क्यों बैठाया? 2005 में ही बैठाया। जनता दल यू हमसे छोटी पार्टी थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राजनीति यदि करती है तो केवल सरकार बनाने के लिए नहीं। भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है तो समाज बनाने के लिए, देश बनाने के लिए। हम चाहते थे उस समय कि बिहार को एक अस्थायी सरकार मिलनी चाहिए जो बिहार का विकास कर सके, और इस सच्चाई को भी हम समझते थे कि भले ही हम बड़ी पार्टी हों, यदि हम सरकार बनाएंगे तो जो हमको समर्थन देगा वो सरकार को चलने नहीं देगा। अस्थायी सरकार बिहार को नहीं मिल पाएगी। इसलिए हम लोगों ने फैसला किया कि हम भले ही कोई छोटी पार्टी हो, हम उसको समर्थन देने, तो कम से कम ईमानदारी से हम समर्थन तो देते रहेंगे। पाकिस्तान में पटाखे छूटेंगे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा। देखिए, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा वो इस सोच के आधार पर कहा है कि जहां तक पाकिस्तान का प्रश्न है, भारत ने बराबर अपनी तरफ से कोशिश की है कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, उसके साथ हमारे रिश्ते बेहतर हों। लेकिन पाकिस्तान का रुख जैसा सकारात्मक होना चाहिए वो नहीं रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। तो शायद इस सोच के आधार पर उन्होंने कहा होगा कि भारत में यदि मजबूत सरकार यदि रहेगी तो शायद ये पाकिस्तान को अच्छा नहीं लगा होगा। शायद इस सोच के आधार पर उन्होंने कुछ कहा होगा। सीवान जिले का जीरादेई गांव देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मस्थली है, लेकिन आज़ादी के 68 साल बाद भी ये गांव विकास के लिए तरस रहा है। गांव के लोगों का मानना है कि जितना बड़ा नेता जीरादेई ने देश को दिया, उसके मुकाबले सरकार गांव को अभी तक वो सम्मान नहीं दे पाई है। ये है देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पुश्तैनी घर। सीवान के जीरादेई गांव के इसी घर में उनका जन्म हुआ। राष्ट्रपति बनने के बाद भी वो इसी घर में रहा करते थे। अब बेहतर रखरखाव के लिए इसे भारतीय पुरातत्व विभाग को सौंप दिया गया है। गांव के लोग भी ये बताते हुए गर्व महसूस करते हैं कि वो जीरादेई के रहने वाले हैं। बहुत गौरव की बात है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थल पर मेरा भी जन्म हुआ है और मुझे खुशी होती है। महाराज के राजनेताओं को इनके आदर्शों और मूल्यों को आत्मसात नहीं करते, बड़ी दुख की बात है। लेकिन पहले राष्ट्रपति का जन्म स्थान होने के बावजूद ये गांव अब भी विकास से महरूम है। करीब 10,000 आबादी वाले इस गांव में सड़कें खस्ता हाल हैं तो बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य की हालत बेहद खराब है। लोगों का आरोप है कि केंद्र और राज्य सरकारों ने जीरादेई की उपेक्षा की है। यह राजेंद्र बाबू का इलाका आज भी, क्षमा करेंगे, अपनी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। जनप्रतिनिधियों और सरकारों की उपेक्षा के बावजूद गांव के लोग मायूस नहीं और उन्हें नई सरकार से बेहतरी की उम्मीद है। जितनी बड़ी महान विभूति को इस गांव ने पैदा किया, सरकारें इस गांव को उसके बदले में कुछ नहीं दे पाई। लेकिन इस बार इनको उम्मीद है कि जो नई सरकार आएगी वो शायद इनकी मूलभूत आवश्यकताएं को पूरी कर सके और इस गांव के खोए हुए गौरव को वापस दिला सके। गांव जीरादेई, जिला सीवान से कैमरामैन प्रेम के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। बिहार के गोपालगंज जिले में बिजली की किल्लत को लेकर लोगों में काफी गुस्सा है। इसकी बड़ी वजह गोपालगंज की चीनी मिलों में गन्ने की खोई से बिजली का उत्पादन नहीं होना है।
चीनी मिलों का रवैया और सरकार की बेरुखी इस बार गोपालगंज में बड़ा चुनावी मुद्दा बन रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। बिहार का गोपालगंज जिला गन्ने की भरपूर पैदावार के चलते गन्नांचल के नाम से जाना जाता है। गन्ने की खोई से बिजली उत्पादन भी होता है, लेकिन विडंबना ये है कि गोपालगंज की तीनों चीनी मिलों में पेराई तो हो रही है, लेकिन बिजली उत्पादन सिर्फ सिधवालिया चीनी मिल कर रही है। ऐसे में गोपालगंज के लोग इससे बनने वाली बिजली से महरूम हैं। चौथे चरण में होने वाले चुनाव में ये अब बड़ा मुद्दा बन गया है। किसान चीनी मिल को अपना गन्ना देता है और ये जो है बिजली उत्पादन करके और मोतिहारी बेतिया अन्य जगह भेजते हैं, लेकिन गोपालगंज जिला अंधेरा रहता है। इसी मुद्दे पर किसान अपने सवालों का जवाब इन नेताओं से मांगेंगे कि मेरे हक को मारने का अधिकार किसने दे दिया मिल मालिकों को। लेकिन चीनी मिल प्रबंधन गोपालगंज की तीनों चीनी मिलों के लिए आर्थिक सहायता की बात कह रहा है। सरकार इंसेंटिव पॉलिसी तो ला रखी है, और मेरा तो ये कहना है कि और चीनी मिलें भी अगर इसमें प्रयास करें तो बिजली पर्याप्त मात्रा में बिहार सरकार को मिल सकती है। उधर बिजली विभाग का कहना है कि अगर चीनी मिलें अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करें तो गोपालगंज के साथ बिहार का भी अंधेरा दूर हो सकता है। अगर इसी तरह से और सब चीनी मिल में प्रोडक्शन होने लगे तो बाहर से हम लोगों को बिजली लेने का नौबत नहीं आवेगा। एक आंकड़े के मुताबिक बिहार की 11 चीनी मिलों में से 9 बिजली उत्पादन कर रही हैं, जिससे 50 मेगावाट बिजली उत्पादन होती है। लेकिन किसानों को गन्ने के बकाये के साथ साथ बिजली का भी लंबे समय से इंतजार है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आश्वासन दिया था कि जिस इलाके की चीनी मिल में बिजली बनेगी वहां उसे सस्ते दर पर उसे मुहैया कराया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सहरसा की मत्स्यगंधा झील अपनी बर्बादी पर आंसू बहा रही है। करीब 2 दशक पहले 1996 में करोड़ों की लागत से बनी इस झील में अब बस खरपतवार ही नजर आती है। झील की बर्बादी के लिए स्थानीय लोग प्रशासन की उपेक्षा को जिम्मेदार बताते हैं, लेकिन झील में कचरा डालते वक्त स्थानीय लोगों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी नहीं होता। मत्स्यगंधा की बदहाली पर यह खास रिपोर्ट देखिए। चारों ओर दूर तक फैले इस खरपतवार को देखकर शायद ही लगे कि यह सहरसा की मत्स्यगंधा झील है। वही मत्स्यगंधा जहां कभी लोग सुबह की सैर के लिए आते थे। झील में नावें चलती थीं, लोगों की जमघट से ये झील गुलजार रहा करती थी। लेकिन 1996 में करोड़ों की लागत से बनी मत्स्यगंधा बेनूर हो गई है। न तो अब लोग यहाँ आते हैं और न ही झील में नौकायन होता है। इसकी रौनक अब तो बस एक याद बनकर रह गई है। घूमने के लिए आए थे, सोचे यहाँ मत्स्यगंधा बहुत अच्छा जगह है घूमने वाला। यहाँ आने के बाद तो देख रहे हैं कुछ भी घूमने वाला नहीं है, तो पूरा खंडर बन गया है। झील की बर्बादी के लिए लोग प्रशासन और सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं। शासन, प्रशासन, सरकार जितने भी आए, चाहे केंद्र का हो चाहे राज्य का हो, सबने सहरसा के लोगों को ठगा है। हालांकि मत्स्यगंधा की बदहाली के लिए यहाँ के लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं। झील में कचरा फेंकते वक्त इस शख्स की ये तस्वीर इस बात को बखूबी बयां करती है। झील की उपेक्षा के लिए जनप्रतिनिधि एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इसके लिए दोषी हम लोग हैं, जो शहर के सौंदर्यीकरण के लिए शहर कैसे विकास करे, कैसे आंध्रा से मछली नहीं है हम यहाँ पे उसका उत्पादन करें। इस बार सहरसा में मत्स्यगंधा झील की बदहाली भी एक बड़ा मुद्दा है। क्षेत्रवासी चाहते हैं कि इसकी रौनक भरे दिन फिर से लौटे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इसी के साथ लोकतंत्र 2015 में आज बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।